नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आधुनिक भारत का इतिहास का अगला टॉपिक लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। और ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रत्येक साल बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चैप्टर का नाम ही है आधुनिक भारत में नवीन राज्यों का उदय, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 18वीं शताब्दी में नवीन राज्यों का उदय। ये सिलसिला शुरू कहाँ से होता है, हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। कैसे धीरे धीरे मुगल सत्ता कमज़ोर होता है और जो छोटे छोटे राज्य थे या बड़े राज्य थे मुगल से स्वतंत्र होने लगते हैं और अपना एक कह सकते हो कि राज्य का स्थापना भी कर लेता है। ठीक है, तो 1 to 1 चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसे हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको इससे जो पहला वाला क्लास दिया था फ्रेंड्स आप लोगों को, ये चैप्टर था, आप सबको पता है चैप्टर का नाम ही था आधुनिक भारत में, या फिर भारत में कह सकते हो यूरोपीय कंपनियों का आगमन। बहुत अच्छे से डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में और ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया हूँ। और इसका बुकलेट भी आपको मिल गया है ना, और आपने कंप्लीट भी कर लिया, इसका PYQs भी कर लिया, MCQ भी कर लिया होगा। ठीक है, टेस्ट हम लोग पूरा करेंगे, मैं आपको शेड्यूल दिया हूँ उसी के अकॉर्डिंग। तो देखो भाई, जरा सा देखो, कन्फ्यूजन में लोग रहता है, नहीं रहना है। ये जो चैप्टर है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आपका दायित्व ये बनता है कि आप रिवीजन भी करें, PYQ लगाए, है ना। और MCQ भी आपको लगाना है कहाँ से, तो घटना चक्र से। घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक आती है, वहाँ से बता चुका हूँ बहुत पहले से। इसका मॉक टेस्ट अगले जो है संडे लूँगा, जो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो अगला टेस्ट संडे को, है ना, अगला संडे को लिया जाएगा आप लोगों को, है ना। जाहिर सी बात है, आप सबको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। और जो कि लोग कन्फ्यूजन में रहता है, हम लोग का टारगेट क्या है, तो टारगेट ये है भाई 120 दिन में पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है ना, जिसमें ये पूरा बीपीएससी का सिलेबस है। ये पूरे तरीके से बैच जो है डेडिकेटेड है बीपीएससी वालों के लिए, 72वीं बीपीएससी वाले के लिए, है ना। अब देखो भाई, जो 30 दिन का हम लोग टारगेट जो रखे हैं, और ये करवाया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, स्टडी मटेरियल, क्लासेज, ईच एंड एवरीथिंग आपको दिया जा रहा है ना। तो अच्छा, कुछ बच्चा पूछ रहे थे सर दरोगा में जो बैच हम लिए हैं, तो क्या वही चीज़ें 72वीं बीपीएससी में पढ़ा रहे हैं? भैया नहीं, सबका कंटेंट अलग है। आप बीपीएससी देने जा रहे हो, बीपीएससी में प्री है, मेंस है, तो उस तरीके से कंटेंट जो है ना डिज़ाइन किया गया है। तो ऐसा नहीं है, आपने देख ही लिया कंटेंट, है ना। तो दरोगा का अलग है ना, और बीपीएससी का अपना एक पैटर्न है, समझ रहे हो ना भाई। तो देखो भाई, D1 में हम लोग क्या कंप्लीट किए थे, तो आप देख सकते हैं आधुनिक भारत का इतिहास में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये पूरा करवा चुका हूँ। बिहार स्पेशल में क्या कंप्लीट किया है भाई साहब, तो आप देख सकते हो, चूँकि ये D1 है, D1 कंप्लीट हो चुका है आप लोग का। तो बिहार का समान परिचय करवा चुका हूँ बहुत कायदे से। और फिजिक्स तो कंटिन्यू चल रहा है, फिजिक्स में हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं, तो मापन एवं मात्रक। और D1 में ही आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स में क्या पढ़ चुके हैं, तो अगस्त 2025 का कंप्लीट करंट अफेयर्स, और इसमें क्रॉनिकल प्लस प्रतियोगिता दर्पण का जो कंपाइलेशन वाला जो नोट्स है, डिटेल नोट्स, वो दिया हूँ, लगभग 20 पेज का है, पूरा करवा चुका हूँ, और आप लोग कर भी चुके हैं। देखो भाई, अगले संडे टेस्ट लिया जाएगा आप लोगों का, है ना। उसके बाद आप देख सकते हो दूसरा डे में भी, चूँकि पहला क्लास दिया था यूरोपियन कंपनी का आगमन, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो Day 2 में भी हम लोग इसी को पढ़े थे। और बिहार स्पेशल में बिहार का भौतिक विभाजन कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पे करंट अफेयर्स में अगस्त महीने का 2 दिन दिया था आपको रिवीजन करने के लिए, तो जाहिर सी बात है रिवीजन करना है। और मैं आपको बता दूं, अगले 30 दिन का जो टारगेट है, जिसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा, भौतिक कंप्लीट हो जाएगा, और करंट अफेयर्स तो कंटिन्यू चलेगा। तो जो लोग यहाँ पे आलसी हैं, मैं देख रहा था एक बच्चा मुझे बोल रहा था पुराने वाले बैच में, ये नए वाले बैच में नहीं, पुराने वाले बैच में, सर एक साथ में इतने क्लासेस कैसे कर पाएंगे? तो नहीं कर पाओगे भाई ना, तो रिजल्ट नहीं होगा। जैसे नहीं कर रहा, एक मतलब 2 महीना हिस्ट्री में लगाता है, 2 महीना पॉलिटी में लगाएगा, 3 महीना 4 महीना साइंस में लगाएगा, तो पता चला कि एग्जाम तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ और चीज़ें तैयार भी नहीं हुआ। तो ऐसे पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करिए, और सब कुछ तो दिया जा रहा है, बच्चे जैसे समझाया जा रहा है ना, तो करना तो पड़ेगा। तीसरा डे है भाई, आज आप सबको पता है, हाँ बीच में गैप था क्लास में, कोई बात नहीं, भरपाई हम लोग कर देंगे आपका, है ना। तो आज तीसरा क्लास है, तीसरा क्लास में आज जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं,
18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य, या फिर ऐसे बोल सकते हो 18वीं शताब्दी में नवीन राज्यों का जो उदय होता है। जैसे औरंगजेब का मृत्यु होता है तो धीरे धीरे जो है मुगल सत्ता कमज़ोर होगा। कमज़ोर होगा तो जो मुगल के अंदर में जो है ना, अंडर में जो भी राज्य थे, तो जाहिर सी बात है उससे स्वतंत्र हो जाएगा, क्योंकि मुगल शासन व्यवस्था पूरे भारत में लगभग मैक्सिमम एरिया में फैला हुआ था। तो सत्ता कमज़ोर होगा तो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पाएगा। जब सुचारू रूप से नहीं चला पाएगा तो क्या होगा, राज्य जो है अपने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र कर लेगा और अपने तरीके से शासन व्यवस्था को चलाएगा। बस यही होता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसे हम लोग 2 दिन में पूरा करेंगे, 2 क्लास में, ठीक है। और यहाँ पे जो है बिहार के अपवाद तंत्र और करंट अफेयर सितंबर महीने का कंप्लीट जो है तीसरा जो आज है तो उसमें पूरा करना है। और फिजिक्स में क्या करना है, भौतिक विज्ञान, ठीक है। उसके बाद कल ना D4 में आपको रिवीजन ही करना है, सबका जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन ही करना है। D4 में रिवीजन ही करना है, दोबारा सुनिए, D4 में रिवीजन ही करना है, ठीक है। उसके बाद D5 D6 देख सकते हो, यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट होगा। और उसके बाद जो है ना D7 में हम लोग, मतलब कि अगला जो सैटरडे संडे आएगा भाई, है ना, कौन सा डेट का है देख लो, टेस्ट होगा, ठीक ना। अगला सैटरडे संडे टेस्ट होगा, ठीक है ना। इसमें टेस्ट भी होगा, PYQs भी करवा देंगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक ना। तो ये टॉपिक किसी भी हाल में आपको कंप्लीट करना है अगले, कब तक, इस सप्ताह से पहले, है ना। इस सप्ताह से पहले, अगला जो सप्ताह आ रहा है इससे पहले, क्योंकि आप लोग का टेस्ट और PYQs यहाँ पे होने वाला है। टेस्ट में वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो सेक्शन अभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ना, जो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, उसी टॉपिक से आपको क्या किया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है ना। तो तैयार कर ले बाबू, है ना। आप कुछ लोग बोलेंगे सर बिहार स्पेशल का बुकलेट नहीं मिला, तो आज मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेट नाइट तक ना अपलोड कर देंगे बिहार स्पेशल का भी नोट्स। आप लोगों का बिहार का ज्योग्राफी चल रहा है, आप लोग समझ ही रहे हो, तो वो मिल जाएगा। फिजिक्स का कंप्लीट बुकलेट दे दिया हूँ। बाकी हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री में करेक्शन हो रहा है, तो जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट करवाते जाऊँगा वैसे वैसे आपको PDF मिलते जाएगा, बुकलेट मिलते जाएगा। और जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगा उसके साथ ही एक बार में आपको कंप्लीट बुकलेट दे दिया जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखिए कि अगला जो टेस्ट 72वीं BPSC के लिए होने वाला है भाई अगले सप्ताह। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, मैं डेट भी बता देता हूँ। जो अगला टेस्ट आप लोग का होने वाला है मेरे भाई, वो है 22 तारीख को, है ना। 22 क्या है भाई, तो 22 फरवरी 2026 को आप लोग का टेस्ट होने वाला है। टेस्ट कौन सा, जो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होगा उसी से क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है ना, उसी टॉपिक से। तो जाहिर सी बात है बिहार स्पेशल चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, करंट अफेयर्स चल रहा है और फिजिक्स चल रहा है, तो उसी का टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग इस चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं, है ना, नवीन राज्यों का उदय। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा नाम में अंतर है, तो ये मत बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो आपने बोला नवीन राज्यों का, है ना, उदय, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक सेम ही है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसे समझिए। अब देखो भाई साहब, यहाँ पे कहानी मैंने आपको बोला नवीन राज्यों का जो उदय हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कहानी शुरू होता है 1700, है ना, 1707 में। जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु होता है तो नवीन राज्यों का उदय होता है। कारण ये है, अच्छा आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर कि जब औरंगजेब का मृत्यु होता है 1707 में, तो उस समय भारत में जो है देखा जाए तो मुगल क्षेत्र जो है किस एरिया तक जो है, भारत के कौन से क्षेत्र तक फैला हुआ था मुगल शासन व्यवस्था, ये थोड़ा सा समझना जरूरी है, ठीक है। तो एक मिनट, मैं थोड़ा सा एक मैप बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप समझिए। बहुत आसान है, चीज़ों को समझ लेते हैं। तो चूँकि औरंगजेब के मृत्यु के समय आप देखोगे ना, ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ पे पाकिस्तान इसी अंडर में है, तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से बना देता हूँ, ऊपर और लेके चले जाओ, है ना। तो अगर मैं बात कर लूँ औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ था, तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्र में जो है फैला हुआ था। इसमें लगभग आप देखोगे तो उत्तर में कहाँ तक, तो कश्मीर, यहाँ पे मेंशन नहीं करता, उत्तर में कश्मीर से लेके, है ना, यहाँ से लेके कश्मीर से लेके दक्षिण में आप देखोगे तो लगभग कर्नाटक वाला एरिया तक, है ना, कुछ इस एरिया तक जो है। और यह पश्चिम में जो है आप देखोगे तो अफगानिस्तान तक जो है, अब देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से इसका जो है शासन व्यवस्था, मुगल शासन व्यवस्था था जब औरंगजेब का मृत्यु होता है तब। तो पूर्व में ये बंगाल है ना, तो पूर्व में बंगाल, उत्तर में कश्मीर, और यहाँ पे कर्नाटक बोल सकते हो, और पश्चिम में आप देखिएगा तो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था मुगल सत्ता। तो
औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल बादशाह हुए उनके पास असली शक्ति नहीं रह गई, वे केवल नाम मात्र का शासक था, है ना। और ये होता है जब औरंगजेब का मृत्यु होता है तब। तो आइए अब हम लोग समझते हैं, क्योंकि नवीन राज्यों का जो उदय होता है ना, तो ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हो ना, इसी क्षेत्र से होगा, क्योंकि मुगल सत्ता को जो चलाने वाले शासक थे वो सुचारू रूप से नहीं चला पाएगा। तो जो छोटे छोटे राज्य होंगे या बड़े राज्य होंगे वो अपना क्षेत्र को मुगल से आज़ाद कर लेगा, है ना। यही है मोटा मोटी कहानी। तो जिसमें हम लोग हैदराबाद को पढ़ेंगे, बंगाल को पढ़ेंगे, अवध, मैसूर, केरल, रोहेलखंड, पंजाब और मराठा। तस्वीर में भी आपको दिख रहा होगा, ये जो आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र था ये हैदराबाद में था। बंगाल तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि बिहार वाला जो क्षेत्र था, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वाला क्षेत्र, है ना। अवध और रोहेलखंड ये दोनों एरिया उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। पंजाब तो आपको पता ही है। मराठा आमतौर पर जो अभी महाराष्ट्र है उस क्षेत्र में लगभग फैला हुआ था, जो कि महाराष्ट्र से ही उदय होता है, हालांकि कुछ और क्षेत्र में फैला हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और मैसूर कर्नाटक वाला क्षेत्र में था। केरल तो आपको पता ही है। तो जाहिर सी बात है अलग अलग जो जगह है ना, मतलब कि अलग अलग जो क्षेत्र है ये क्या कर लेगा, मुगल से आज़ाद हो जाएगा, इसके अधीन में नहीं रहेगा। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। ये तो कुछ बेसिक कहानी था, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा सब कुछ बताया जाएगा। पहले थ्योरी को कंप्लीट करिए। अच्छा, मैं आपको पुनः एक बार रिपीट करवा देता हूँ। ये तो जाहिर सी बात है पूरे डेप्थ में नोट्स है, डिटेल में है, क्योंकि भाई किसी भी परीक्षा में बैठोगे, इवन यूपीएससी में भी बैठोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, लेकिन ये जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगा तो एक शॉर्ट नोट्स भी आपको मिलेगा, हैंडरिटन नोट्स, है ना। लेकिन इससे डेप्थ में पढ़ना है ताकि कोई भी बुक पढ़ने का जरूरत ना पड़े आपको, ठीक ना। क्योंकि दिया जा रहा है कंटेंट तो बहुत मेहनत किया गया। अब देखो भाई क्या कह रहा है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाह, मतलब कि औरंगजेब का जो पुत्र होगा, हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो 1707 में, पिछले बार तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, इसी लाइन से, इसलिए करो कि इसमें एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाह मात्र जो है प्रतीकात्मक रह गए, और उनकी सत्ता की बागडोर ईरानी, तुरानी गुट और हिंदुस्तानी गुट। कौन कौन सा, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अभी मैं समझ रहा हूँ। तो ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी मुल्क के अमीर जो है ना, मुल्क के अमीर सैयद बंधुओं के पास आ गई। अब थोड़ा सा 2-3 शब्द आपको हो सकता है कि परेशान कर दे। प्रतीकात्मक रह गए, इसका मतलब क्या। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल बादशाह हुए उनके पास असली शक्ति नहीं रह गई, वे केवल नाम मात्र के शासक थे, अगर उनका प्रभाव बहुत सीमित तक रह गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छोटे से लाइन में प्रतीकात्मक हम लोग लिख देते हैं, है ना। तो चूंकि मेंस टाइम में आपको ये चीज़ें जब ऐसे ऐसे शब्द लिखते हैं ना, तो ये शब्द बहुत कुछ जो है ना बयां करता है ना, बहुत कुछ को दिखाता है। तो ये तो कुछ बेसिक कहानी है, आप लोग समझ ही गए हैं। अच्छा, मुगल काल में देखा जाए ना, मुगल के समय में देखा जाए तो कुछ गुट रहते थे। कुछ गुट का मतलब ये था कि जब भी प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग सरकार बनाते हैं ना, तो जाहिर सी बात है सरकार का एक संगठन होता है चलाने के लिए, मेन संगठन होता है ना, आपको पता होगा, जो कि उनके इशारे पे सब कुछ करता है। तो सेम कंडीशन मुगल बादशाह जो थे ना, उनके दरबार में भी अलग अलग गुट था। जैसे पहला जो गुट था आप देख सकते हो, है ना, एक था ईरानी और तुरानी गुट। देखो ईरानी और तुरानी गुट अमूमन देखा जाए तो ये लोग ईरान और मध्य एशिया के रहने वाले थे, है ना, ये लोग वहाँ से चल के आए थे। और जो हिंदुस्तानी गुट थे, ये कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर हिंदुस्तान के ही थे। तो इन गुटों का जो मुख्य काम होता था, अभी मैं आपको बता दिया हूँ कि इन गुटों का जो है मुख्य काम था सत्ता पर काबिज होना था। वे अपनी पसंद के बादशाह को गद्दी पर बैठाते थे। और गद्दी पे क्यों बैठाएगा, तो जाहिर सी बात है बादशाह इनका कहना मानते थे, तो गुटों का क्या होगा, इनसे फ़ायदा मिलेगा, तो महत्वपूर्ण पद इनको देंगे, राजस्व जो मिलेगा, तो भाई इन गुटों को भी उनसे फ़ायदा मिलेगा। तो यही था बेसिक चीज़ें, बस इतना ध्यान रखना, ये गुट उट से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बस समझने के लिए। चूँकि आपको ये नहीं समझाते तो भाई आपको लगता है कि ईरानी गुट, तुरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट ये क्या था, कुछ नहीं, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो ये हिंदुस्तानी गुट के जो है ये अमीर थे सैयद बंधु, क्योंकि सैयद बंधु देखा जाए तो मुगल दरबार में सबसे ज़्यादा जो है दबदबा बनाया था, है ना। आप देखेंगे जब मैं आपको उत्तरवर्ती मुगल काल पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझिए। क्योंकि बादशाह आपस में लड़ते भी थे ना, तो ये जो गुट था अलग अलग गुट, एक तरफ से, है ना, मान लो कि तुरानी और ईरानी गुट जो है एक बादशाह को सपोर्ट करते थे, और दूसरी तरफ से हिंदुस्तानी गुट के लोग जो है इस बादशाह को सपोर्ट करते थे। मतलब कि बादशाह को आपस में लड़ाते भी थे सत्ता के लिए। तो जो जीत जाता था तो गद्दी उनका हो जाता था, मतलब कि
होता था मुगल बादशाह का, लेकिन दबदबा तो उस गुट का रहता था, है ना। तो आप समझ ही रहे हो ना बेसिक बातें। चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। जब अगले बार आप रिवीजन करेंगे ना तो भाई ये चीज़ें आपके माइंड में कंटिन्यू रहेगा, जब पढ़ोगे ना तो भाई आप पढ़ते जाओगे, माइंड में कंटिन्यू रहेगा। अगला पॉइंट है 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही वैभवशाली मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से होने लगा, और ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद से शुरू होता है। मुगल साम्राज्य के जो है इन्हीं अवशेषों पर जो है अनेक क्षत्रिय राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ, जिससे कई स्वतंत्र राज्य जो है अस्तित्व में आता है। तो सबसे पहले हम लोग हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं भाई। प्रश्न डायरेक्टली यहाँ से पूछता है कि हैदराबाद के संस्थापक कौन थे। मुगल सब से जो अलग हुआ हैदराबाद, है ना, तो उसका स्थापना कौन करता है, ये डायरेक्टली प्रश्न पूछते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्रश्न, एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, जस्ट वेट एक मिनट, पीपीटी इधर उधर हो जाता है ना, कोई बात नहीं। तो अब आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा कि हैदराबाद की स्थापना कौन करता है, पहला क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। उस समय मुगल बादशाह कौन था, क्यों करता है। तो भाई मैं एक कहानी बता देता हूँ ताकि लंबे समय तक याद रहे, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, एक कहानी बता देता हूँ। देखो भाई होता ये है कि हैदराबाद राज्य की स्थापना, व्यक्ति का नाम आप ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली पूछता है। निजाम उल मुल्क, जिसे चिलकलीज खां भी कहा जाता है, इन्होंने कब किया, तो ये किया था 1724 ईस्वी में। 1724 ईस्वी में मुगल से स्वतंत्र होकर जो है हैदराबाद की स्थापना कर लेता है। किस क्षेत्र में, तो दक्कन वाला क्षेत्र में करेगा। अगर मैप आप देखोगे ना तो मैंने आपको दिखाया था, इस ये जो क्षेत्र था इस क्षेत्र में हैदराबाद की स्थापना कर लेता है मुगल से अलग होकर। कौन करता है, तो ये ध्यान रखना, इसका नाम है निजाम उल मुल्क, या फिर बोल सकते हो चिलकलीज खां। डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया है, जब आप PYQs लगाओगे ना और घटना चक्र की बुक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये दिखेगा। देखो ये होता, कहानी शुरू होता है यहाँ से कि निजाम उल मुल्क मुगल दरबार की जो है गुटबाजी और बोल सकते हो कि बादशाह की कमजोरी से तंग आ चुका था। वह एक युग शासक था निजाम उल मुल्क, लेकिन उसे दरबार में काम नहीं करने दिया जा रहा था, और इसी से तंग आकर दक्षिण भारत के दक्कन बला क्षेत्र में क्या करता है कि हैदराबाद का स्थापना कर लेता है। डायरेक्टली प्रश्न पूछता है, और उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, क्या क्या नाम था इसका, मोहम्मद, है ना, मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक, एक क्वेश्चन और पूछता है, निजाम उल मुल्क कौन से गुट का था, तो ये जो है तुरानी गुट का था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। उसने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, है ना, ध्यान रखिएगा। निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ को मुगल सत्ता के अंतर्गत आप देखा जाए तो 7000 जात का दर्जा प्राप्त था। अब कहिएगा ये 7000 जात क्या होता है, बता दीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही समझाऊंगा। कारण ये है कि भाई इसे बाद में भी हम लोग कहने का मतलब जब मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ में भी कवर करेंगे। तो एक लाइन जो आप यहाँ पे देखा कि निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ को मुगल सत्ता के अंतर्गत आप देखेंगे तो 7000 जात का दर्जा प्राप्त था। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 7000 जात से मतलब होगा कि मुगल सत्ता में ये बहुत ज़्यादा हैसियत रखते थे, ये बहुत उच्च जो है पोस्ट पे थे। मुगल मनसबदारी व्यवस्था आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बातें हम लोग पढ़ेंगे। मनसबदारी व्यवस्था, है ना, तो जो कि अकबर के द्वारा शुरू किया गया था मनसबदारी व्यवस्था, और उसमें जात और सवार पर जो है सारी चीज़ें निर्भर होता था। सवार से मतलब होगा कि उनके पास जो है कितने घोड़ सवार होना चाहिए, और जात का मतलब होता था कि इन्हें कौन सी रैंक दिया गया है। तो 7000 जो जात देख रहे हैं भाई, जिन्हें मिलता था वो शाही परिवार को मिलता था, ये बहुत बड़े पोस्ट होते थे, आप सबको पता होना चाहिए। निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ मुगल सत्ता में बहुत ओहदे पर थे, मतलब कि बहुत अच्छे पोस्ट पर थे, और यही कारण है कि इनके पास वो सत्ता भी थी, सब कुछ था। बहुत बड़े क्षेत्र में आप देखेंगे तो जागीर से टैक्स वसूलने का भी अधिकार था इनको। तो यही कारण होता है कि ये क्या करता है भाई, मुगल से हैदराबाद को अलग करता है, ठीक है ना। नाम मात्र का उसके अधीन था जब आज़ाद कर लेता है तो, है ना। अब देखो अगला लाइन देखिएगा, निजाम उल मुल्क मुगल बादशाह फरुख शेर द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी पूछता है कि निजाम उल मुल्क को कौन से मुगल बादशाह ने जो है कहाँ पे दक्कन वाले क्षेत्र में सूबेदार नियुक्त किया था, तो फरुख शेर ने किया था। अगला लाइन देख लीजिएगा, वर्ष 1720 ईस्वी से लेकर 1722 के बीच दक्कन में उसने मतलब कि निजाम उल मुल्क ने वित्तीय एवं जो है राजनीतिक प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया, और अपनी स्थिति को क्या करेगा, सुदृढ़ कर लेगा मुगल से आज़ाद होके,
ठीक है, धीरे धीरे। अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे, अगला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा। वह जो है निजाम उल मुल्क 1722 से लेकर 1724 तक साम्राज्य का जो है ना वजीर भी रहा था। हैदराबाद वाला क्षेत्र का वजीर भी, दक्कन वाला क्षेत्र का, दक्कन वाला क्षेत्र बोल सकते हो, का वजीर भी था। और अक्टूबर 1724 ईस्वी में है ना शंकुर खेरा, जैसे शंकर खेरा भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो ये 1724 ईस्वी में शंकुर खेरा या शकर खेरा, ये दक्कन वाला क्षेत्र में है। दक्कन वाला क्षेत्र आपको मैं बता दिया ना मैप पे ही, ये इसमें महाराष्ट्र का भी एरिया शामिल है ना। ये महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, इसका एरिया, ये सब एरिया इसमें शामिल था, ठीक है ना। तो यहीं पे दक्कन में ही ये युद्ध होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो अक्टूबर 1724 में ना शंकुर खेरा के युद्ध में निजाम उल मुल्क ने है ना मुगल सूबेदार किसे, तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम था मुबारिज खां, को हरा दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मुगल बादशाह ने निजाम उल मुल्क को क्या किया, दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया और उसे जो है आसफ जाह की उपाधि भी प्रदान की। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन जाता है ना कि भाई निजाम उल मुल्क को किसने जो है आसफ जाह की उपाधि दिया था, तो मुगल बादशाह कौन था, फर्रुखशहर था भाई, फर्रुखशहर ने दिया था। अब यहाँ पे कुछ लोगों का मन में डाउट होगा कि आसफ जाह की उपाधि कब दिया था, हालांकि डेट पूछता नहीं है, क्योंकि आप फर्रुखशहर का समय काल देखेंगे ना तो उसका समय काल 1713 से 1719 तक ही था। और ये जो है शकर खेरा का युद्ध 1724 में होता है। तो भाई ये जो आसफ जाह की उपाधि जो दिया था 1713 ईस्वी में ही दे दिया था, है ना, ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन ये जो शकर खेरा का युद्ध हुआ था, शकर खेरा का युद्ध जब जीत जाते हैं, जो मुगल के सूबेदार थे मुबारिज खां को हरा देता है और निजाम उल मुल्क, तब उन्हें जो है वायसराय जो है यहाँ पे दक्कन वाला क्षेत्र में वायसराय नियुक्त किया जाता है ना। तो ये बेसिक बातें हैं, गलती मत करिएगा। और यहाँ से जो जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं वो ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया हूँ, आप खुद से पढ़ लीजिएगा ना, माइंड में रहेगा। निजाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। दोबारा सुनिए, निजाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। उसने उदार नीति से मतलब क्या होगा भाई, लोगों से अच्छे से मेल मिलाप किया, लोगों से अच्छे से बात करते थे। जिस क्षेत्र में वो उन्हें जो है वायसराय नियुक्त किया गया था उस क्षेत्र में जाहिर से बात होगा, तो माइंड में रखिएगा, हिंदुओं के साथ इसका मेल मिलाप ज़्यादा था। और तो यहाँ पे निजाम उल मुल्क ने जो है हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। उसने एक हिंदू जिसका नाम था पूरन चंद को अपना दीवान नियुक्त किया, है ना। निजाम उल मुल्क ने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को भी अपनाया और राजस्व व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार को समाप्त करने का भी प्रयास किया था, है ना। 1748 ईस्वी में निजाम उल मुल्क की जो है मृत्यु के पश्चात हैदराबाद में देखा जाए तो हैदराबाद वाला क्षेत्र में आंतरिक संघर्ष, खासतौर पर कर्नाटक के, एक बार मैं इस लाइन को फिर से पढ़ के बता देता हूँ, अच्छा लाइन है। कह रहा कि 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु के पश्चात, जब मृत्यु हो जाता है उसके बाद हैदराबाद आंतरिक संघर्ष तथा कर्नाटक के प्रश्न पर जो है ना अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों की कूटनीति, दोबारा सुनिए, कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों की कूटनीति का शिकार बना। यहाँ पे देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ कर्नाटक के प्रश्न का अर्थ होगा, ये जो आप लाइन देख पा रहे हो, यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मैं समझ रहा हूँ। तो कर्नाटक के प्रश्न का अर्थ ये है कि निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद हैदराबाद के आंतरिक संघर्ष के साथ साथ कर्नाटक की राजनीतिक उत्तराधिकार भी एक मुद्दा बन गया। उस समय कर्नाटक में भी कह सकते हो कि एक तरह से हैदराबाद के प्रभाव क्षेत्र में था। कर्नाटक भी एक तरह से हैदराबाद के प्रभाव क्षेत्र में था। अंग्रेज और फ्रांसीसी अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, हैदराबाद के साथ साथ कर्नाटक के उत्तराधिकार के मामलों में भी हस्तक्षेप करेगा। और इसी कारण हम लोग कर्नाटक का प्रथम, द्वितीय, तृतीय युद्ध पढ़ते हैं ना, बहुत बड़ा इन लोग का बोलबाला रहता है, जो कि आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें था। अब एक बार रिवीजन कर लो मेरे भाई, और रिवीजन करना जरूरी है। आपने क्या पढ़ा, हालांकि वनडे एग्जाम में 2-3 चीज़ यहाँ से पूछ लेता है, तो भाई आपको ध्यान क्या रखना है, औरंगजेब का मृत्यु कब होता है, पहला चीज़ यहाँ से ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ यहाँ से ध्यान रखना है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपको पता होना चाहिए कि हैदराबाद जो है मुगल से एक स्वतंत्र राज्य कह सकते हो, स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना कर लेता है अपने आप को हैदराबाद, है ना। तो ये हैदराबाद की स्थापना कौन करता है, तो ये ध्यान रखना, क्या नाम है इसका, तो निजाम उल मुल्क चिलकलिज खां, है ना।
अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर ही कर देता हूँ, ये जो चिलकलीज खां है ना, ये इसका नाम क्यों पड़ा और कौन दिया। तो देखो भाई, निजाम उल मुल्क का पूरा नाम मीर है ना, मीर कमरुद्दीन खान चिलकलीज खां था, है ना। चिलकलीज खां उसे उपाधि के रूप में मिला था। क्यों मिलेगा, तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे, कह सकते हो कि प्रशासनिक क्षमता इसमें कुट कुट के भरा हुआ था, तो इसलिए। हालांकि इसका जो नाम आप देख पा रहे हो ना, चिलकलीज खां, इसका जो नाम था, मेन नाम था मीर कमरुद्दीन खान चिलकलीज खां, है ना। इसे निजाम उल मुल्क कहा गया था, बस इतना ध्यान रखना। तो हैदराबाद का स्थापना करता है ना, ध्यान रखना। अच्छा, मुगल दरबार में जो अलग अलग गुट था, कौन से गुट का था, है ना, तो ये तुरान गुट के थे ये भी ध्यान रखना। मुगल दरबार में इन्हें कितने जात मिला था, तो 7,000 जात इन्हें मिला था, ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, दक्कन वाला क्षेत्र में सूबेदार के पोस्ट पे इन्हें कौन नियुक्त किया था, तो मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने नियुक्त किया था, है ना। तो ये भी थोड़ा सा बेसिक बातें ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ से एक युद्ध होता है, मैंने आपको बोला ना कि एक युद्ध होता है 1724 इसमें, है ना। ये वाला युद्ध ध्यान रखना। कौन सा, तो आप येगा शंकुर खेरा या सकड़ खेरा पूछा जाता है, क्योंकि ये दक्कन वाला क्षेत्र में ही होगा। तो सकड़ खेरा का युद्ध 1724 में होता है ना, ध्यान रखना। किसके बीच में होगा, तो मुगल के सूबेदार जिसका नाम था मुबारिज खां और निजाम उल मुल्क के बीच में होता है, जिसमें कौन जीत जाते हैं, तो निजाम उल मुल्क जीत जाता है। और उसके बाद जो है दक्कन के वायसराय इन्हें नियुक्त किया जाता है, निजाम उल मुल्क को। निजाम उल मुल्क की मृत्यु कब हो जाता है, तो 1748 ईस्वी में। तो हम तो आपको लंबे समय तक याद रहे इसलिए इतना डेप्थ में पढ़ाएं, लेकिन एग्जाम के लिए जो पॉइंट्स अभी बताऊं बस वही ध्यान रखना, काम आपका हो जाएगा। और जो बुकलेट आपको दिया जाएगा उससे भाई साहब रिविजन कर लेना, यही तो है। तो आपने देख लिया हैदराबाद के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं हैदराबाद के बाद कर्नाटक, कर्नाटक की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो देखो भाई, कर्नाटक मुगल, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, कर्नाटक जो है मुगल जो है दक्कन का एक सूबा था। कर्नाटक मुगल दक्कन का एक सूबा था जो हैदराबाद राज्य के निजाम के अंतर्गत ही आता था। अभी आपने देख लिया, कर्नाटक के नायब सूबेदार को कर्नाटक का नवाब कहा जाता था, बेसिक बात है। दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र होकर, जिसका नाम था शहादत उल्ला खां, तो शहादत उल्ला खां ने अर्काट को अपनी राजधानी बनाया था। ये भी पूछता है क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा कि अर्काट की राजधानी किसने बनाया था। शहादत उल्ला खां के बाद उत्तराधिकारी के संघर्षों को लेकर कर्नाटक की स्थिति बिगड़ती गई। परिणाम स्वरूप क्या होगा, कर्नाटक के उत्तराधिकार का प्रश्न अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य राजनीतिक हस्तक्षेप का कारण बनेगा। और हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, सभी को एक एक करके चर्चा करेंगे। तो बस यहाँ से ध्यान रखना, बेसिक बातें। यहाँ पे अंततः क्या होगा, कर्नाटक के नवाब जिसका नाम था मोहम्मद अली और उसके उत्तराधिकारी पर जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या करेगा, षड्यंत्र करके और कर्नाटक को क्या करेगा भाई, अंग्रेज में मिला लेगा, है ना। कौन मिलाएगा, तो लॉर्ड वेलेस्ली। और ये यहाँ पे बहुत चालाकी किया था लॉर्ड वेलेस्ली, है ना। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो उस समय ब्रिटिश गवर्नर था, उसने नवाब मोहम्मद अली और उसके उत्तराधिकारी पर कुछ गुप्त या षड्यंत्रपूर्ण पत्राचार करने का आरोप लगाया था। और ये जो आरोप लगाया था लॉर्ड वेलेस्ली ने नवाब के खिलाफ कार्रवाई करने के बहाना से लगाया था, है ना, कि कैसे भी करके हम कोई षड्यंत्र का बहाना से इन्हें जो है राजगद्दी से हटाया जाए और फिर कर्नाटक वाला क्षेत्र को अंग्रेज के क्षेत्र में मिलाया जाए, है ना। तो यही था, और ये चीज़ करने में जो है ये कामयाब भी हुए लॉर्ड वेलेस्ली, है ना, इन चीज़ों को करने में। तो पूछता है कि कर्नाटक को अंग्रेज वाला क्षेत्र में किसने मिलाया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली। यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो बस कर्नाटक से बस इतना ही क्वेश्चन बनता है भाई। मैं पुनः कह रहा हूँ आपको, PYQ और MCQ ये दोनों जब तक नहीं लगाओगे कहीं ना कहीं मन में दुविधा रहेगा, तो वो लगाइए। और मैं बता चुका हूँ कि 22 तारीख का ना, 22 फरवरी का आप लोग का टेस्ट है, तो टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, इसलिए जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ अच्छे से करना। तो चलो भाई, बंगाल को ना हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे, अगले पार्ट में बंगाल को पूरा कर देंगे ना, एक ही पार्ट में हौच पौच हो जाएगा, ठीक। और ये बुकलेट आपको आज ही मिल जाएगा, लेट सेट मिल जाएगा, आज ही बुकलेट कंप्लीट टॉपिक का बुकलेट मिल जाएगा, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड्स, कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप लोग पूछ सकते हो, स्वतंत्र हो पूछने के लिए, है ना। क्योंकि बैच में जैसे जुड़े हो तो आप सबको पता है वहाँ पे एडमिन रहता है, तो वहाँ से जो भी डाउट है वो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।